हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वाला वीडियो आप सभी ने देखा होगा और अच्छे से देखना, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पी एन डायोड को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जो वर्किंग हम पढ़ रहे थे और उसमें जो पॉइंट हमें समझने थे, आज हम उन पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमने अभी तक क्या देखा, तो हमने देखा कि पी एन डायोड बना कैसे। फिर पी एन डायोड की बायसिंग देखी, अग्र बायस और पश्च बायस देखा हमने, अग्र अवनति और पश्च अवनति देखी। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनका वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कैसे बनाते हैं, अग्र अवनति का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र और पश्च अवनति का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अवलांच भंजन और जीनर भंजन के बारे में। इसी के साथ में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में कि पीएन डायोड का प्रतिरोध कितना होता है या हम इसे कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉपिक है हमारे पास में डायोड का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन डायोड। अब देखिए, प्रतिरोध भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थैतिक प्रतिरोध और एक होता है गतिक प्रतिरोध। क्या अंतर है दोनों में, या हम कौन सा कब निकालने की कोशिश करें। तो एक सिंपल सा टास्क है बच्चों। देखिए, लेट्स सपोज कीजिए कि कोई पर्टिकुलर युक्ति है और उस युक्ति के लिए हमने कोई ग्राफ ऐसा बनाया, आई और वी इधर ले लेते हैं और ये ग्राफ ऐसा सीधा चला गया ये। ठीक, और एक युक्ति ऐसी है जिसके लिए, चलो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है, यू चेंजेस। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों कि जब हम पहली युक्ति की बात करें तो पहली युक्ति का कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए, हर एक बिंदु से जब आप प्रतिरोध निकालोगे ना, हर एक बिंदु से, हर एक बिंदु पर इस ए पॉइंट पे प्रतिरोध निकालो, बी पॉइंट पे प्रतिरोध निकालो और सी पॉइंट पे प्रतिरोध निकालो, तीनों बिंदुओं पे प्रतिरोध का मान समान आने वाला है। वैसे प्रतिरोध होता क्या है, तो हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू वी बटा आई, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब हम ये काम करते हैं पहले ग्राफ के लिए, जो कि एक रेखीय युक्ति है, रेखीय युक्ति के लिए जब हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके किसी भी बिंदु पर अगर आप ग्राफ निकालेंगे, किसी भी प्रचालन बिंदु पर आप ग्राफ में प्रतिरोध निकालेंगे, तो हर एक बिंदु पर प्रतिरोध का मान समान आने वाला है। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके की युक्ति की बात करते हैं, सॉरी, ऐसी युक्ति की बात करते हैं जिसके लिए वी आई कर्व रेखीय नहीं है, ठीक है, ये अरेखीय वक्र है, या फिर ये युक्ति ओमीय नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि इसके हर एक बिंदु पर प्रतिरोध का मान अलग आने वाला है, लगभग लगभग आपको चेंज मिलेगा। ठीक, तो पहली युक्ति जिसके लिए हर एक बिंदु पर प्रतिरोध का मान समान होता है, इसके लिए हम सामान्यतः स्थैतिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पर्टिकुलर पॉइंट के संगत वोल्टेज और धारा का अनुपात देख लो। ठीक है, सामान्यतः उसके लिए स्थैतिक ही निकाला जाता है। आप उसके लिए गतिक भी निकालोगे तो भी वो स्थैतिक के बराबर ही आएगा। लेकिन जब ऐसी युक्ति की बात करते हैं तो हम स्थैतिक की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग प्रतिरोध आने वाला है। तो फिर हम बोलते हैं गतिक प्रतिरोध लीजिए। गतिक प्रतिरोध में क्या करो, आप कोई दो पॉइंट चूज कर लो, ठीक है, उन दो पॉइंट के संगत धारा देखो, तो ये डेल आई हो जाएगा। उन दो पॉइंट के संगत आप वोल्टता देखो, तो ये वाला चीज डेल वी हो जाएगा। ठीक, और फिर प्रतिरोध निकालो, क्या, डेल वी बटा डेल आई से। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग लगभग कितना प्रतिरोध रहने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो प्रतिरोध आपने निकाला इसे बोलते हैं हम बच्चों गतिक प्रतिरोध, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब हम डायोड पढ़ते हैं तो डायोड का ग्राफ कुछ इसी तरीके से जाता है, तो उसके लिए कौन सा निकालना चाहिए, आंसर है गतिक प्रतिरोध निकालना चाहिए। किस तरीके से निकालेंगे या फिर क्या फॉर्मेट है हमारे लिए, वो अपन देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए काम करते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूं। डायोड के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अग्रगतिक प्रतिरोध और फिर देखेंगे पश्चगतिक प्रतिरोध। सिंपल है ये।
अग्र गतिक प्रतिरोध, इसे हम बोलेंगे डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। देखिए अगर मैं अग्र बायस का ग्राफ बनाता हूं बच्चों, तो ये ग्राफ आप सभी को पता है अग्र अवनति का ग्राफ कैसा बनता है। इस तरफ वी एफ लिखते हैं और इस तरफ आई एफ लिखते हैं, वो भी मिली एम्पियर में, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, इसी तरीके से जाता है। चलिए हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या देखना था, प्रतिरोध देखना था। तो हमें क्या करना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझिएगा आप निकालने का तरीका देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। कैसे स्पर्श रेखा, तो ये कुछ ऐसी इससे गुजरती हुई होनी चाहिए, तो ये स्पर्श रेखा ऐसी जाएगी। एक मिनट रुके, ये पॉइंट और इसके ऊपर स्पर्श रेखा कुछ ऐसी है ना। अब स्केल तो मैं, चलो कहां पे रह गया, छोड़ो। तो ऐसी स्पर्श रेखा गई, तो इस स्पर्श रेखा को जब हमने देखा तो इसका एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, ठीक है। यहां तक ये टच होता हुआ ग्राफ आगे की ओर जा रहा है। हमने बोला ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या देखना था, प्रतिरोध देखना था। तो हमने बोला कि यहां से लेकर यहां तक वाले भाग के लिए अगर हम प्रतिरोध निकालें तो वो इस वाले पॉइंट का भी क्या होगा, प्रतिरोध ही होगा, ठीक। तो इसके संगत यहां पर ये जो वोल्टेज है बच्चों, ये डेल वी है ना, और डेल वी और फॉरवर्ड बायस का इसलिए वी एफ लिख देता हूं। और इन दोनों पॉइंट के संगत ये जो धारा है, धारा में परिवर्तन जो है वो डेल आई है, और आई एफ लिख दो। तो प्रतिरोध क्या होगा, सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध आर एफ लिख रहा हूं, मोस्टली किताबों में इसे आर डी एफ लिखा हुआ होता है, डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिखा हुआ होता है। और ये क्या होगा, डेल वी एफ डिवाइडेड बाय डेल आई एफ, ठीक है। वोल्टा और धारा का अनुपात, परिवर्तनों का अनुपात होता है। अब ये यहाँ पे इस लाइन का औचित्य क्या है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो हम बोलते हैं कि अग्रगतिक प्रतिरोध या फिर अग्र बायस में जो प्रतिरोध होता है, उसे ग्राफ में किसी बिंदु पर प्रतिरोध निकालने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या खींचनी पड़ती है, एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है। और उस स्पर्श रेखा की ढलान tan थीटा, यही तो थीटा है, ठीक है। तो उस स्पर्श रेखा की ढलान ये हुआ tan थीटा, और ढलान क्या होता है, तो आंसर है लंब बटा आधार। लंब आप देखोगे तो आंसर है आई एफ, डेल आई एफ, और आधार अगर आप देखोगे तो होगा डेल वी एफ, ठीक। तो उस खींची गई स्पर्श रेखा की ढलान का व्युत्क्रम, हमें ये प्रतिरोध थोड़ी है, प्रतिरोध तो ये है, ठीक। तो उस खींची गई रेखा का या स्पर्श रेखा की ढलान का व्युत्क्रम ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, अग्रगतिक प्रतिरोध होता है। ये पॉइंट सी था जहां पर मेरे को कैलकुलेट करना था, ये प्रचालन बिंदु था जिस पर हम कैलकुलेट कर रहे थे। और उसके लिए हमने क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची। उस स्पर्श रेखा की क्या निकाली हमने, ढलान निकाली। फिर उस ढलान का हमने क्या किया, व्युत्क्रम किया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अग्रगतिक प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है। ये तरीका है निकालने का। हालांकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इतना टिपिकल करने का काम नहीं, डायरेक्ट ये काम करेंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक। चलिए तो समझा, मैं लिख देता हूं कि इसे आपको लिखना कैसे। तो हम बोलते हैं कि सामान्यतः अग्र अवनति में डायोड का प्रतिरोध ही क्या होता है, अग्रगतिक प्रतिरोध होता है। अग्र अवनति में डायोड का
प्रतिरोध प्रतिरोध ही अग्रगतिक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। किसी प्रचालन बिंदु, अब ये इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किसी प्रचालन बिंदु पर अग्र, परिभाषा आपको यही वाली लाइन लिखनी है, ये वाली जो मैं लिख रहा हूं, ठीक। किसी प्रचालन बिंदु पर अग्रगतिक प्रतिरोध उस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की ढलान के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। व्युत्क्रम के तुल्य होता है, ठीक। और फिर आपको लिखना है आर एफ या फिर आर डी एफ, कोई सा भी एक लिख लीजिएगा, बराबर क्या, डेल वी एफ डिवाइडेड बाय डेल आई एफ, ठीक है। फिर हमें और क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि ये जो धारा में परिवर्तन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और वोल्टा में परिवर्तन बहुत कम है। तो इसके रेस्पेक्ट में इस प्रतिरोध का मान क्या आता है, बहुत कम आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखते हैं कि डायोड का अग्रगतिक प्रतिरोध अल्प होता है। इसकी कोटि लगभग 1 ओम से 100 ओम के मध्य होती है। मतलब 1 ओम से लेकर 100 ओम के बीच में अग्रगतिक प्रतिरोध मिलेगा। अगर आप अदर बुक्स देखेंगे तो वहां पे 10 ओम से 100 ओम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि अग्रगतिक प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए किसकी भांति व्यवहार करता है, ऑन स्विच की भांति व्यवहार करता है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। अब नेक्स्ट इसका अगर हम पॉइंट देखते हैं तो अग्रगतिक प्रतिरोध हो गया। अब नेक्स्ट आएगा पश्चगतिक प्रतिरोध, ठीक। तो ज्यादा अब इसके अंदर करना है नहीं, छोटा सा पॉइंट है। पश्चगतिक प्रतिरोध, ठीक। तो वैसा का वैसा पश्च बायस में ऐसा ग्राफ बनाओ, फिर ऐसी लाइन खींचो, 2 पॉइंट लो और उनके संगत धारा का अंतर देखो, ठीक। ये आएगा कितना, तो आंसर है आर, और रिवर्स बायस के लिए एक आर लगा दिया, या फिर आर और डायनेमिक और सॉरी डी आर करना है ना। कितना होगा, तो आंसर है डेल वी आर डिवाइडेड बाय डेल आई आर। अब ये सोचने वाली बात है, ये जो पश्चगतिक प्रतिरोध है ये ज्यादा है या कम है, आंसर है ये बहुत ज्यादा है, हमें पता है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये एक तो वो आपको पता है कि वो चौड़ी हो जाती है लेयर, अक्षय जो हो जाती है वो चौड़ी हो जाती है, और ये अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण ही धारा बह पाती है, बहुत कम धारा बह पाती है, ठीक। तो हमें ये पता है कि जो धारा का मान है यहाँ पर बहुत कम है, धारा का मान कम है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक। ये धारा का मान किसमें, माइक्रो एम्पियर में, 10 की घात -6 यहाँ लगा हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात +6 हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध जो है वो मेगा ओम में होगा, जबकि यहाँ पे तो 100 ओम के आसपास में रह गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलते हैं
उत्क्रम अभिनति में डायोड का प्रतिरोध ही पश्चगतिक प्रतिरोध कहलाता है। पश्चगतिक प्रतिरोध कहलाता है। फिर पश्च धारा IR का मान अत्यल्प माइक्रोएम्पियर होने के कारण पश्चगतिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक, और किसमें, मेगा ओम अत्यधिक होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टास्क है और कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। और न्यूमेरिकल करोगे ना, अभी मैं करवा दूंगा, एक या दो न्यूमेरिकल है आपकी बुक के अंदर में, वो मैं करवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कितना सिंपल है ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, ये हो गया, डन है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर थ्योरी है बच्चों, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर थ्योरी है। अविलांच भंजन और जेनर भंजन, कई किताबों में इसे जेनर भंजन भी लिखा हुआ होता है। कौन कौन सा भंजन है, एक है अविलांच और एक है जेनर भंजन। तो ये क्या है, तो भंजन क्षेत्र तो आपको पता चल गया होगा, आपने अगर लास्ट वाले वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि भंजन क्षेत्र क्या था और भंजन वोल्टा क्या था, बताया है मैंने वहां पर, बताया नहीं बताया है। तो अगर वो पता है तो फिर इस चीज को तो आप बहुत जल्दी कलेक्ट कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए अविलांच भंजन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं एक सामान्य डायोड है, सामान्य पीएन डायोड है, और इसमें डोपिंग जो है, मतलब अपमिश्रण जो है, अशुद्धियों का मिश्रण जो है वो सामान्य लेवल पे है या फिर कम है। ठीक, इस कारण उनके लिए आवश्यक वृत्त की चौड़ाई जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अब जब हम पश्च बायस लगाते हैं तो वैसे ही आवश्यक वृत्त की चौड़ाई और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो पहले से उनमें से आवश्यक वृत्त की चौड़ाई ज्यादा थी और ऊपर से पश्च बायस लगाया तो और चौड़ी हो गई। अब क्या हुआ, तो जब हम पश्च वोल्टा आरोपित करते हैं बच्चों तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्रॉस करते हैं। देखो मैं जल्दी से बना देता हूं, टॉपिक है अविलांची भंजन। ठीक है, क्या होने वाला है, तो ये ऐसा पीएन डायोड आपका, फिर ये वो मान लीजिए इस तरफ माइनस आयन बना देता हूं क्योंकि मैं पी टाइप क्रिस्टल बनाऊंगा, इस तरफ पॉजिटिव आयन बना देते हैं और यहां पर होल्स होंगे। इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें ये तो पता है कि ये बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण नहीं बहती है पश्च धारा, है ना, वो किसके कारण बहती है, आंसर है अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण। तो यहाँ पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक है इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ है होल्स। ठीक है, ये बात तो, और कनेक्ट कैसे करना है, तो पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, ऐसा ही तो कनेक्ट करना है। ठीक, तो होता क्या है बच्चों, जब हम ऐसा कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होकर इस तरफ जाते हैं और ये होल्स इस तरफ जाते हैं, तो यही क्रॉस करेंगे किसको, अवक्षय परत को। जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो कि क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, इनका वेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तभी जाके ये अवक्षय परत को क्या कर पाएंगे, पार कर पाएंगे, क्योंकि अवक्षय परत तो छोटी हो गई थी ना।
ठीक है, तुमने बोला कि जब ये तीव्र गति से या त्वरित इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो अवक्षय परत को पार करते हैं तो ये क्रिस्टल के सहसंयोजक बंधों से क्या करते हैं बच्चों, टकराते हैं। ठीक है, ये किससे भी टकराए, सहसंयोजक बंधों से भी टकराए, और सहसंयोजक बंधों से टकरा करके उन बंधों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक, सहसंयोजक बंध टूटा, तो जब एक सहसंयोजक बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, और ऐसे अगर 10-20 टूट गए तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल बन गए। ठीक है, लेट्स सपोज करो 10 सहसंयोजक बंध तोड़े, तो 10 सहसंयोजक बंध से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल नए बने, और वो इलेक्ट्रॉन और होल भी क्या कर रहे हैं, संधि को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, वापस उतनी ही तेजी से पार कर रहे हैं। तो उन 10 इलेक्ट्रॉन और होल्स ने भी क्या किया, सहसंयोजक बंध से टकराया और उनको और तोड़ दिया। तो 10 पहले टूटे थे, अब उन 10 ने 100 को तोड़ दिया। समझ रहे हो, पहले एक ने 10 को तोड़ा, अब 10 ने 100 को तोड़ दिया, 100 सहसंयोजक बंध टूट गए। फिर 100 संयोजक बंध से क्या हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल बने। वापस से उन्होंने क्या किया, संधि को पार करने की कोशिश करी, वापस से सहसंयोजक बंध से टकराए, वापस से अन्य सहसंयोजक बंधों को तोड़ दिया। अब ये 100,000 सहसंयोजक बंधों को तोड़ चुके हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि टूटने वाले सहसंयोजक बंधों की संख्या एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, और धारा के मान में यकायक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और डायोड का क्या हो जाता है, भंजन हो जाता है। ये कौन सा भंजन, एवलांच भंजन। ठीक है, एवलांच भंजन में हम कोई अलग से डायोड का उपयोग नहीं करते हैं। ये भंजन क्या कम वोल्टेज पर संभव है, आंसर है नहीं, यह उच्च वोल्टता पर संभव है ना। जब आप ज्यादा वोल्टेज देते हो तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स जो है वो तीव्र गति से क्या करेंगे, इस अवक्षय परत को पार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो उच्च पश्च वोल्टता पर ही क्या देखा जाता है बच्चों, अवलांच भंजन देखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। अब क्या लिखना है वो समझिए। तो हम बोलते हैं एक सामान्य पीएन डायोड में पश्च अवनति में उच्च वोल्टता आरोपित करने पर पी भाग के अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा एन भाग के अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स त्वरित गति से संधि को पार करते हैं, संधि को पार करते हैं एवं सहसंयोजक बंधों से टकराते हैं, इन सहसंयोजक बंधों
के टूटने से क्या हो रहा है, टूटने से नए इलेक्ट्रॉन होल्स युग्म का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, जो पुनः अन्य सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हैं, सहसंयोजक बंधों से टकराकर उन्हें तोड़ते हैं। इस प्रकार अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में अचानक अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है एवं अत्यधिक परिमाण की पश्चधारा डायोड में प्रवाहित होती है। यही एवलांच भंजन है, एवलांच भंजन है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, वोल्टता को कम करके डायोड को पुनः सामान्य डायोड में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए रुकिए, और क्या ऐड कर सकते हैं, परिमाण की पश्चधारा डायोड में प्रवाहित हो जाती है, यही एवलांच भंजन है, जिससे डायोड का क्या हो जाता है, भंजन हो जाता है, भंजन हो जाता है, और यह है खराब हो जाता है। ठीक है, अब इससे बचा जा सकता है, यदि हमने उसी समय वोल्टेज को क्या कर लिया, कम कर लिया, तो हम अविनाशी भंजन से बच सकते हैं और फिर डायोड को पुनः हम उपयोग में ले भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे भंजन क्षेत्र में बहुत देर तक चलवा दिया, कुछ देर तक चलवा दिया, तो फिर चांसेस बच्चों बहुत कम है कि आप उस डायोड को फिर वापस प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये था कौन सा, एवलांच भंजन। फिर आता है जेनर भंजन। ठीक है, अब जेनर भंजन में क्या करना है तो वो समझिए, मैं आपको अब वापस से इतना बहुत थ्योरी लिखानी पड़ेगी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, आप लिख ही लीजिएगा मेरे साथ में। देखिए जेनर भंजन में यहाँ पे क्या होता है, डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है, ये जो अशुद्धि या मिश्रण है ना, ये अशुद्धि मिश्रण बहुत ज्यादा किया जाता है। पी प्रकार के और एन प्रकार के क्रिस्टल को बनाने के लिए अशुद्धि मिश्रण बहुत ज्यादा होती है। तो जहां यहाँ पर ऐसा बहुत सारे तो होल्स हैं इस तरफ के भाग में, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो एक सामान्य डायोड में जब उच्च मात्रा में क्या की जाती है, अपमिश्रण किया जाता है, डोपिंग किया जाता है, तो फिर क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो गई, तो ये अवक्षयप्रत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जगह घेरेंगे ना, जगह घेरेंगे तो फिर अवक्षयप्रत में आएंगे, तो ये भी अवक्षयप्रत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, सामान्य से कम हो जाएगी। तो इस तरीके के डायोड में जहां अपमिश्रण ज्यादा किया जाता है, वहां अवक्षयप्रत की चौड़ाई
कम हो जाती है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि अल्प पश्च वोल्टता भी आरोपित की दी जाए, हमेशा देखो पश्च बायस में होगा, तो हम बोलेंगे कि अल्प पश्च वोल्टता भी आरोपित की जाती है, तो फिर अल्पसंख्यक वाहक तेजी से कहाँ की ओर गति करते हैं, वापस से संधि की ओर गति करते हैं, वापस से सहसंयोजक बंधों से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन होल युग्म का निर्माण करते हैं, पुनः अत्यधिक धारा बह जाती है। ठीक, क्या डिफरेंस है? तो आंसर है वो सामान्य भंजन है। एवलांच भंजन एक सामान्य डायोड में होने वाला भंजन है, जबकि जीनर भंजन के लिए सामान्य डायोड नहीं होता। उसके लिए एक ऐसा डायोड होता है जिसमें पी और एन भाग में डोपिंग या अपमिश्रण बहुत ज्यादा किया जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी ऐसे डायोड में जिसमें P एवं N भाग में अपमिश्रण उच्च मात्रा में किया जाता है या अशुद्धि अपमिश्रण अधिक किया जाता है, तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अल्प पश्च वोल्टता आरोपित करने पर भी, वापस समझ लीजिए, अल्प पश्च वोल्टता आरोपित करने पर भी अल्पसंख्यक आवेश वाहक तेजी से संधि को पार करने की कोशिश करते हैं तथा सहसंयोजक बंधों को तोड़ देते हैं। सहसंयोजक बंधों के तोड़ने में या सॉरी सहसंयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन होल युग्म का उत्पादन होता है एवं पुनः इन इलेक्ट्रॉन होल युग्मों के द्वारा अन्य सहसंयोजक बंधों को तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर एक स्थिति ऐसी आती है जब संधि से प्रवाहित होने वाली पश्च धारा का मान अत्यधिक हो जाता है एवं डायोड का भंजन हो जाता है। यह जेनर भंजन कहलाता है। ठीक है, तो जो मैंने बोला उसे आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, किसमें, जेनर भंजन के अंदर। ठीक है, चलो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ने जेनर भंजन लिखा भी नहीं। अब देखो कुछ किताबों में इसे ऐसा लिखा हुआ है जेनर भंजन, और हम जेनर डायोड भी पढ़ेंगे, और कुछ किताबों में इसे ऐसा भी लिखा हुआ है जेनर भंजन। तो जो आपको मन में आए ना वो लिख लीजिएगा, जीनर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, हर एक किताब ने अलग अलग लिख रखा है, आप ये भी लिख लो, शायद मोस्टली किताबों में ये जेनर ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया। अब एक आध न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जिससे आपको जो प्रतिरोध वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक के ही न्यूमेरिकल्स होंगे। हाँ भाई, वीडियोस में आने वाले एड्स को प्लीज प्लीज देखिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन जो आपकी बुक में ही है, आपको क्वेश्चन वहां दिखाई देगा। क्या है क्वेश्चन वो देखिए, किसी पीएन संधि डायोड की अग्रदिशिक अभिनिति को 2 वोल्ट से बढ़ाकर 2.5 करने पर अग्रधारा का मान 16.5 मिली एम्पियर से 26.5 मिली एम्पियर हो जाता है। ठीक है, डेटा को लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, अग्र अभिनति में है ना, अग्र अभिनति में वो पहली वोल्टता कितनी बोल रहा है, V1 का मान कितना, 2 वोल्ट बोल रहा है, और V2 का मान बोल रहा है 2.5 वोल्ट बोल रहा है। ठीक, और इसी के संगत अगर मैं धारा देखूं तो I1 और I2 धारा देख लेता हूं, और I1 का मान कितना बोल रहा है, वो 16.5 मिली एम्पियर बोल रहा है, 16.5 मिली एम्पियर, और इसका मान 26.5 मिली एम्पियर ना। मिली का मतलब तो आप सभी को पता ही है, 10 की घात कितना होता है, -3 होता है।
ठीक है, ये बात डन हुआ। चलिए फिर क्या बोल रहा है, इसी डायोड की उत्क्रम अभिनति का मान, ओके उत्क्रम अभिनति भी दे रखी है, का मान 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करने पर उत्क्रम धारा का मान 20 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर हो जाता है। देखिए उत्क्रम अभिनति के लिए क्या दे रखा है, यहां लिख देता हूं मैं, उत्क्रम अभिनति में, उत्क्रम अभिनति में वोल्टेज V1 का मान और V2 का मान देखें कितना दे रखा है, 5 से 10 दे रखा है, हाँ 5 वोल्ट और ये 10 वोल्ट दे रखा है, 5 से 10 वोल्ट किया तो धारा का मान I1 से क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और कितना माइक्रो एम्पियर दे रखा है, 20 से 30 माइक्रो एम्पियर, तो ये 20 माइक्रो एम्पियर और I2 का मान 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक, चलिए अब क्या पूछ रहा है वो समझिए, इस डायोड का दोनों स्थितियों में गतिक प्रतिरोध ज्ञात करो। आपको अग्र अभिनति में भी गतिक प्रतिरोध निकालना है, पश्चिम अभिनति में भी गतिक प्रतिरोध निकालना है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा होगा। चलिए तो डेल V चाहिए हमें और डेल VF चाहिए, देखा जाए तो डेल VF क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इसका अंतर देखो, किसका भाई, V2 माइनस V1 करो, V2 माइनस V1 करोगे तो क्या आएगा, तो 2.5 में से 2 को घटाओ, 2.5 में से 2 को घटाओ कितना आएगा, 0.5 वोल्ट आएगा क्या, तो ये हो गया VF का मान। अगर मैं IF का मान देखता हूं, डेल IF का मान क्या आएगा, I2 माइनस I1, है ना, इसका मतलब 26.5 में से 16.5 मिली एम्पियर को घटाना होगा, 10 की घात माइनस 3 कॉमन लेकर के बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, ये काम कर लिया। चलिए कितना आएगा, 10 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, डन हुआ। तो बताओ भाई निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल गया दिखता है मेरे हिसाब से, तो RF बराबर क्या होगा, डेल VF डिवाइडेड बाय डेल IF, होगा नहीं होगा, डेल VF का मान कितना 0.5 और IF का मान कितना 10 गुणा 10 की घात माइनस 3, इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे किससे 10 से गुणा करूं, फिर आप देखोगे तो इसको और इसको सॉल्व कर लो, ये 10 की घात 2, ये 10 की घात कितना माइनस 3, 10 की घात माइनस 1 रह गया, ऊपर गया तो 10 हो जाएगा, 5 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 50 ओम, ठीक है, वैसे भी 1 से लेके 100 ओम के बीच में आता है। यहाँ पर आप देखो डेल VR निकालोगे कितना, इसमें से इसको घटाओ, V2 माइनस V1 करो तो 5 वोल्ट आएगा, डेल IR निकालो कितना, इसमें से इसको घटाओ तो 30 में से 20 को घटाओगे तो कितना आएगा 10 माइक्रो आएगा, माइक्रो का मतलब यही होता है ना बच्चों। चलिए प्रतिरोध क्या होगा, RR लिख देता हूं, क्या भाई डेल VR बटे डेल IR, अरे यही होना चाहिए, कितना 5 बटा क्या 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, ठीक, ये हो गया 10 की घात माइनस 5, ऊपर गया तो प्लस का 5, कितना 10 गुणा 10 की घात 5 ओम प्रतिरोध है ना, ओम, गौर करो लगभग मेगा ओम की कोटि का ही 10 की घात 6 तक पहुंच रहा था। ऑलराइट, चलिए तो ये था आपका पहला सवाल, और बहुत सिंपल, आपको पता चल गया होगा बहुत सिंपल आने वाला है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, नेक्स्ट है ये, किसी पीएन संधि डायोड का अग्र अवनति में गतिक प्रतिरोध 25 ओम है। देखो अग्र अवनति में आपको प्रतिरोध दे रखा है कितना 25 ओम, इस बार पहले ही प्रतिरोध दिया हुआ है, देता हूं ये हटा देता हूं, अग्र अवनति में 25 ओम, तो ये RF का मान दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि अग्र अभिनति विभव में कितना परिवर्तन किया जाए, अग्र अभिनति विभव में परिवर्तन कितना किया जाए, ठीक है, कि अग्र धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो, अग्र धारा में परिवर्तन कितना 1 मिली एम्पियर, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर हो गया क्या, ये बताओ भाई, ऐसे ही होगा ना, डेल VF बटा डेल IF, ऐसा ही लिखोगे, बराबर क्या, चलो मेरे को तो VF निकालना था, तो डेल VF बराबर क्या होगा, RF को किससे गुणा करोगे, डेल IF से, RF का मान कितना 25,
इसका मान कितना 10⁻³ पता चल गया क्या वोल्ट। इसको क्या लिख सकते हो 0.025 वोल्ट, लेकिन इतना रहने दो, तुम गलती कर दोगे मेरे को पता है देवता। ठीक है, तो ऊपर वाला कर दीजिएगा 25 × 10⁻³ वोल्ट आंसर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलिए तो इस तरीके से ये काम होने वाला है और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका पी एन डायोड। और पी एन डायोड किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, एक स्विच की तरह व्यवहार कर सकता है। ये किसकी तरह कार्य कर सकता है, स्विच की तरह कार्य कर सकता है। तो एक कार्य तो हमने समझ लिया, या एक उपयोग हमने समझ लिया किसका, पी एन डायोड का। वो उसकी वर्किंग में ही था कि पी एन डायोड जो है वो एक स्विच की भांति कार्य कर सकता है। अब हम इसकी दूसरी वर्किंग देखेंगे, दूसरी मतलब इसका दूसरा उपयोग देखेंगे कि इसका दूसरा उपयोग क्या है। वो है बच्चों दिष्ट कार्य। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।